हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। माय नेम इज भवेंद्र पाटीदार। आप लोगों का सभी का स्वागत है और ये वीडियो डेडिकेटेड टू सब इंजीनियर होगा और ये स्पेशली बनाया जा रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑडियंस के तौर पर आपके साथ में आपसे पहले ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरे सामने और उन सभी का एक कॉमन डाउट है। सर, हम लोगों ने एई का एग्जाम दे लिया है, हमने आईटीआई प्रिंसिपल का एग्जाम दिया है, हमने एमपीईएसबी का एई का भी एग्जाम दिया है, रिजल्ट अभी किसी के नहीं आए हैं और अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेना है। तो उन लोगों का कॉमन डाउट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज्यादातर स्टूडेंट जो है मेरे साथ यहां पर जुड़ेंगे, सबका कॉमन डाउट होगा, शायद सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए। तो मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, स्ट्रेटेजी फॉर सब इंजीनियर। और ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम लोग नॉन टेक्निकल को ही डिस्कस करेंगे, टू बी स्पेसिफिक रहेंगे, क्योंकि मेरा फील्ड जो रहा है पिछले कुछ सालों में वो नॉन टेक्निकल का रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा। मैं अपनी तरफ से जो डिलीवर करूंगा वो शायद, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि वो आप मुझसे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो अब मैं यहां पर दो चीजें करने वाला हूं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी प्लेस करूंगा, प्लस मेरे पास यहां पर 6-7 स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं। दे विल आस्क अ रैंडम क्वेश्चन जो उनके मन में डाउट है, और उनके कोई भी सब्जेक्ट से डाउट हो सकता है। जो हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी मैं बताने जा रहा हूं, उनमें से जो डाउट होगा, हो सकता है कि आपका एज ए स्टूडेंट वो सेम डाउट हो। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में, और ये एक जनरल डिस्कशन होने वाला है जिसमें कोई बहुत ज्यादा हार्श या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक या टॉप लेवल या तोकचंद वाली बात हम यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले बहुत बेसिक बात से शुरू करते हैं हम लोग कि अगर सब इंजीनियर की बात करें तो नॉन टेक्निकल के अंदर 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन। लेकिन इस बार की स्थिति यह है कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स तक तो ठीक था, लेकिन इस बार अब हमारे पास एक चीज और आ रही है, वो भी कैसा, तो यहां पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग आ रही है। ठीक है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, आप भी समझ चुके हैं, इस बात को समझेंगे, टेकल करेंगे। आएगा तो नेगेटिव आपके लिए आएगा, तो मेरे लिए भी आएगा, हमारे कैंडिडेट के लिए आएगा तो आपके लिए भी आने वाला है। तो एक कॉमन चीज है, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है तो हमें भी डरने की जरूरत नहीं है, सेम बात है, सेम प्लेस पे हम सब। ठीक, चलिए, अब यहां पर ये जो आपके 100 क्वेश्चंस है ना, ये 7 सब्जेक्ट से आते हैं, सभी लोग ये जानते होंगे। और एक इन जनरल मोटे मोटे तौर पर बात करें तो 14 क्वेश्चन ईच वाला मामला यहां पर बैठता है। 14 क्वेश्चन 7 सब्जेक्ट से, किसी किसी से 1-2 ज्यादा आ जाते हैं और वो 100 बन जाते हैं, ये सब जानते होंगे। मैं जल्दी से आपको यहां पर सब्जेक्ट के नाम लिख कर दे देता हूं। जैसे हमारे पास हिंदी है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर में, बेसिक किसी के आगे नहीं लगाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैथ्स या एप्टीट्यूड की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का बोलेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर आपका साइंस, एंड देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है जीके, और आपके पास एक लास्ट सब्जेक्ट जो यहाँ पर बचता है वो क्या है, बताइए। 6 सब्जेक्ट हुए हैं, सातों आप बताइए, मुझे बताइएगा कौन से सब्जेक्ट को आता है। इंग्लिश, कौन सा है, इंग्लिश। तो आपके पास ये 7 सब्जेक्ट्स हैं। अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी सर, पहले मैं इनको अरेंज करता हूं। अरेंज में कुछ इस तरीके से करूंगा कि सबसे इजी क्या और सबसे डिफिकल्ट क्या। अब देखो, जरा ध्यान से सुनना, हिंदी और इंग्लिश जो ऐसे सब्जेक्ट है ना, एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए हिंदी डिफिकल्ट होगा और हिंदी वाले के लिए इंग्लिश डिफिकल्ट होगा, तो उस तरीके से आप अरेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रीजनिंग को रखूंगा, बहुत आसान। कोई बच्चा रीजनिंग पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है कि वो 14 में से 14 या फिर 14 में से 13 तो एटलीस्ट बनाकर आएगा, तो रीजनिंग के बारे में डिस्कशन कम करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कम करेंगे। दूसरे नंबर पर यहां पर आप लोगों के सामने एक चीज हो सकती है कि अगर आपका मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक है तो मैं सेकंड नंबर पर मैथ्स भी रख सकता हूं यहां पर, और अगर नहीं ठीक है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं, और वो नेगेटिव मार्किंग अगर मैं कहूं आपको कि आपके पास अगर एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसका आंसर आपको वहीं मिल जाए, इमेजिन आपके पास एक मैथ का क्वेश्चन आया, आपने उसको सॉल्व किया और आपको आंसर मिल गया ऑप्शन में, मतलब आप सही लगा रहे हो ना, बोलो हाँ है ना। भाई एक बात है, मेरे पास एक साइंस का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, उसमें 4 ऑप्शन है, एक सही जरूर है लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे आंसर नहीं पता, तो क्या मैं तुक्का लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि क्या है, नेगेटिव। लेकिन मैथ एक ऐसी चीज है जिसमें क्वेश्चन ऊपर आया, हमने नीचे सॉल्व किया, मतलब हमारे रफ शीट में सॉल्व हुआ, आंसर निकला, मैच करा, आंसर लगाओ, 100% सही आंसर आएगा, बोलो हाँ है ना। सेकंड नंबर पे रखना सही है या नहीं है, ईमानदारी से नंबर चाहिए, नेगेटिव मार्किंग के साथ चाहिए, तुक्काबाजी नहीं चल रही है यहाँ पे, क्लियर। तीसरे नंबर पे वो बच्चे आए जो हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हैं तो
इंग्लिश रखें, इसलिए इसको मैं कॉमन रखूंगा। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा हो, आपका जो मीडियम रहा हो, उस हिसाब से चूज कर लो भाई। क्लियर? 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथे नंबर पर यहां पर आप रखेंगे कंप्यूटर को। किसको रखेंगे? कंप्यूटर। क्योंकि आपको लगता होगा कि कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट है, पर कंप्यूटर उतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको मैं अभी क्वेश्चन दे दूं ना, आप यहां बैठे हो और आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप 14 में से 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर ही जाओगे। और वो भी कौन से? जिसमें नेगेटिव नहीं होंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। 2 क्वेश्चन आएंगे फुल फॉर्म पर। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बाइनरी मेमोरी साइज पर पूछ ले, बहुत आसान। एक क्वेश्चन होता है सीपीयू पर आ जाए कभी बाई चांस। एक जनरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके पास ये जो 14 नंबर का जो कंप्यूटर है ना, उसमें हो सकता है कि आपको आधे नंबर तो आसानी से मिल जाए। अब सर जो आधे बचे हुए उसका क्या करें? नंबर तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो आधे बचे हुए के लिए हमें पढ़ना पड़ता है एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, लिनक्स को, उबंटू को। बस ये 5 चीजें जो मैंने नाम ली है, अगर आप इन 5 चीजों को कवर करते हो तो आप 14 में से 12 तक पहुंच जाओगे, जो आपको वहां मिलेगा कि इसका आंसर ये लगाना है। अब उसका भी मैंने क्रैक निकाल लिया है कि इसको करना कैसे। पिछले जितने ईएसबी के पेपर हुए हैं जहां पर एमएस ऑफिस या कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, उसमें एमएस ऑफिस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पूरा निकाल लिया। पूरा डेटा कहां से आ रहा है वो भी ढूंढ लिया है, क्योंकि अब हमारे पास एआई है, तो थोड़ा सा एनालाइज करना आसान हो रहा है। मैं जैसे एआई को बोलता हूं कि ये पेपर है भाई, इसमें से मुझे इंग्लिश अलग कर दे, हिंदी अलग कर दे, साइंस अलग कर दे, कंप्यूटर को एक नंबर निकाल के दे देता है सारे पेपर में। तो मेरे पास एनालिसिस बहुत आसान हो गया। मैं कंप्यूटर के 14 क्वेश्चन डालता हूं, बोलता है सेक्शन वाइज या यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज डिवाइड कर दे। वो बोल देता है कि स्टोरेज पे 2 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन इस पर भेज देता, 2 क्वेश्चन इस पर भेज देते, एमएस पर 5 क्वेश्चन भेज देते, या शॉर्टकट की के 1-2 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन इस पर भेज देते। तो एनालिसिस बहुत आसान हो गया है। उस हिसाब से अगर हम कंप्यूटर को देखें तो हम 4th नंबर पे रखेंगे, क्योंकि देखो मेहनत तो करना पड़ेगी। मेहनत इसलिए भी करना पड़ेगी कि एक बच्चा जो टेक्निकल में अच्छा पारंगत होता है, अगर उसको सिलेक्शन चाहिए तो उसको नॉन टेक्निकल भी उतना ही अच्छा करना पड़ेगा। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि सर टेक्निकल में हम 80 लाएंगे और नॉन टेक्निकल में 40 लाएंगे और टोटल 120 होंगे और जीत जाएंगे ना। टेक्निकल में 80 आएंगे क्या नेगेटिव के साथ? आपको लग रहा है टेक्निकल में 80 नेगेटिव के साथ आना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो आप 10 नंबर उधर शॉर्ट हो गए और फिर नेगेटिव वैसे ही इधर था, तो फिर आप बोलोगे कि सर नॉन टेक्निकल में भी नेगेटिव समझ में नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, लो देखिए टोटल मार्क्स कितने हुए? कम हो गए। तो वो नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ एक ही बार में पेपर निकले। समझ रहे हो बात को? ठीक। तो ये सीक्वेंस अभी आप लोगों को डाइजेस्टेबल लग रही है थोड़ी सी। पहले नंबर पे रीजनिंग रखेंगे, दूसरे नंबर पे मैथ जबरदस्ती रखेंगे, आती नहीं है रखेंगे। लो बताओ क्या करना। थर्ड नंबर पे किसको रखेंगे? जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। चौथे नंबर पे हम जानबूझ के किसको रख रहे हैं? कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर पे आपके भरोसे 7 नंबर, मेरे भरोसे 7 नंबर। चल जाएगा मामला। चलो अब बात आती है यहां पर मेरे पास साइंस और जीके की। साइंस में सभी इंजीनियरिंग वाले बच्चों की फिजिक्स ठीक ठाक होती है। ठीक, तो मैंने मान लिया कि आपने 3 नंबर किसमें कमा लिए? फिजिक्स में। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं अभी मैं, साइंस में 3 नंबर आ गए फिजिक्स से। एक क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट का मिल गया, क्योंकि सिविल वाले बहुत सारे बच्चे इन्वायरमेंट पढ़ते, बीओडी सीओडी ये वो चीजें कुछ कुछ पूछ लेता है और ये वो, तो ऐसे करके फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मान लेते हैं अभी अपन कि 1 नंबर अपन को वहां से मिल गया। बायो में अगर 5-6 क्वेश्चन आ गए बायो के, तो आपसे 2 तो अभी बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए होते हैं और थोड़ा तो पढ़ेंगे, तो 2 बन जाएंगे। तो टोटल कितने पे पहुंचे? 3 और 1 4 और 2 6। केमिस्ट्री में मान लेते हैं 2-3 बने, तो हम कहां पहुंचे? 8 पर। ज्यादा नहीं बोलते हैं, 8 पर पहुंचे अभी। अभी हमारी साइंस पढ़ी नहीं है और हम 7-8 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुके हैं। हमने उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ी जितनी पहले पढ़ते थे, या कभी पढ़ी होगी, कभी मेहनत की होगी, तो 7-8 बनाए। कितने बनाए? 7-8। चाहिए कितने? 12 के आसपास। 12 बन जाए, मतलब अप टू डेट तो काम बन जाए। सबसे ज्यादा वेटेज है बायो का। और बायो ने जो पिछले कुछ समय में जो पेपर्स हुए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एमपी ईएसबी का पेपर हुआ है, जो आपका ये क्या नाम अपना नगर निगम वाला एई का पेपर वो हुआ ना, उसमें बढ़िया लेवल की साइंस पूछ ली। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा ही पेपर आ गया नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो अगर थोड़े कम भी आएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, पॉजिटिव नंबर चाहिए सारे। तो मैं 12 की जगह 11 या 10 भी सोचूंगा ना अगर साइंस में, कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको, 80 के आसपास ले जाऊंगा। कहां तक? 80 के आसपास। 80 में से फिर बाद में और बातें करेंगे, पर अभी आप ये समझो कि अगर मैंने 14 में से 10 से 11 क्वेश्चन भी मान के चलते हैं, क्योंकि आपको अभी मेरा इनपुट नहीं मिला है साइंस में, और मैं इस बार बोल रहा हूं हमेशा से कि केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा नॉन टेक्निकल के। कितने? 2।
अभी इसमें से मैंने इंग्लिश और क्लास में मैथ छोड़ के सब पढ़ा दिया है। किसी क्लास में मैंने साइंस भी पढ़ाई है, तो किसी में जीके भी पढ़ाया, तो रीजनिंग भी करवाया, तो कंप्यूटर भी पढ़ाया, तो हिंदी भी पढ़ाया। पर फिर कह रहा हूं कि उन सब्जेक्ट में इस बार मेरा विचार है कि कोशिश की जाए जिसमें सबसे कम नंबर आ रहे हैं। इतनी कोशिश पहले हो जाए कि अपने नंबर वहां बढ़ जाए बाकी लोगों की अपेक्षा। भाई बाकी बच्चे एवरेज जो है वो मान लो कि साइंस में 9 क्वेश्चन सही करके आते हैं, हम 11 करके आएंगे। समझ गए ना? बस मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं 16 आ गए तो 16 में से 16 कर दूं, 14 है तो 14 में से 14 कर दूं। फिलहाल बाकी अगर टॉपर लड़का 11 नंबर करके आ रहा है तो मेरे 13 सही होना चाहिए बस। और क्या पता हम ही टॉपर बन जाए ऐसी स्ट्रेटेजी के बाद, तो हु नोज, क्या पता ये जो रेंडम आप लोगों की ये मीटिंग है और ये सक्सेसफुल हो जाए, है ना? क्या पता क्लिक कर जाए कोई चीज। तो अभी फिलहाल में अपने लिए अगला सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। कौन सा है? साइंस। तो मैंने इसको रखा 5वें नंबर पे, साइंस को। साइंस में जितना आपसे बनता है उसके अलावा मेरे ऊपर छोड़ दो आप, ठीक है? इतना कंटेंट बता दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि आपके कितने बन जाए। ठीक, अब हमारे पास एक सब्जेक्ट बचा है जो कि है जीके। कौन सा बचा है? जीके। जीके सब्जेक्ट को थोड़ा डिवाइड करेंगे कि एमपी जीके थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा मतलब इंडियन जीके भी आता है, इधर करंट अफेयर भी आता है, पर किस पे ज्यादा फोकस करेंगे हम एमपी जीके पे फोकस करेंगे, क्योंकि 50% क्वेश्चन एमपी जीके के होंगे ले दे के। और वो कैसे होंगे पता है? कि मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो नर्मदा कहां से निकलती है, तो बोलेंगे कि नर्मदा के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये क्वेश्चन पूछता है वो। सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे को उसको केवल एक बार गो थ्रू करना है। तो हम यहां पर ज्यादा नहीं बोलते हुए भी केवल जीके में 10 नंबर की बात करेंगे। किसकी करेंगे? 10 नंबर की। क्या यहां तक की बात ठीक है? अब आखिरी एक सब्जेक्ट बच रहा है जो इंग्लिश के ऑब्लिक में हिंदी चल रहा था, मैं उसको आखिरी में रखता हूं। मैं इसको पूरा पूरा मेरे जो भी कंसर्निंग टीचर होंगे, चाहे हिंदी के चाहे इंग्लिश के, मैं उनके भरोसे आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ जाऊंगा या जाऊंगी, और मैं उनको उनके साथ में पढ़ के खत्म कर दूंगा। क्या ये ठीक है? चलिए, तो अगर इतना ठीक है तो हम थोड़ा सा इतनी देर की बात के बाद ये भी तो देखें कि कहां पहुंचे। भाई साहब, रीजनिंग की जब हमने बात की, किसकी बात की? रीजनिंग। तो रीजनिंग के 14 क्वेश्चन में से मैं मान के चलता हूं कि आप 13 बनाकर आएंगे, और बनाना ही पड़ेंगे। जब नेगेटिव होती है तो ऐसे ही जाना पड़ता है, थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा। आप बोलोगे मेरे को रीजनिंग आती, मैं कह रहा हूं कि आप वो काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन करके बताना जरा, वो जो सर्कल के अंदर जो यहां पर बना के दे देता है वो करके बताना जरा क्वेश्चन, एक मिसिंग नंबर दे देगा करके बताना। तो प्रैक्टिस तो चाहिए। बोलने को बड़ा आसान लग रहा है कि सर 13 बोल दो, 14 बोल दो, मैं तो 20 बोल दो, पर रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे ईमानदारी से वो सॉल्व भी तो करना पड़ेंगे ना। और अगर ऐसे फंस गए तो एक बात हो गई। हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने लिया था मैथ्स। क्या लिया था? मैथ्स में मैं ज्यादा ना बोलते हुए 14 में से 12 कंसिडर कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करते, इतना ही करते हैं, चलेगा। फिर उसके बाद हमने हिंदी या इंग्लिश को रखा था जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो मैं उसमें भी बोल रहा हूं कि मत करो कि 14 में से 14 आएंगे, उसमें भी आप आ जाओ किस पे? 12 पे आ जाइए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था? कंप्यूटर। इसमें भी मेरा कहना है कि ज्यादा मत सोचो। 7 तो आप बना रहे थे, मेरी तरफ से आप 7 मत मानो तो 5 तो मान लो। तो कितने बनाओगे? 12। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था? साइंस थी, फिर जीके था, है ना? और फिर हमारा हिंदी या इंग्लिश में से एक बच गया। तो हमने साइंस में कितना कहा था कि हम ज्यादा नहीं तो 10 या 11 कर लेंगे। हमने जीके में कितना बोला कि सर हम 10 या 11 कर लेंगे। अभी इतना ही करते, ज्यादा भी नहीं करते। और हिंदी या इंग्लिश जो बच गया, अब आपने ऐसा सब्जेक्ट बचा के रखा है जिसमें टीचर को पता होता है कि क्या आएगा और कहां से आएगा। वो आपको टॉपिक कवर करवा देगा, टिप पे बता देगा कि टॉपिक कौन से। किसी दिन डिस्कशन पे बैठेंगे अपन, इनके डिस्कस करेंगे सिलेबस को। किसको? कि क्या क्या पूछा जाता है, कहां से आता है, टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ये बात ही नहीं करेंगे कि कैसे नंबर लाना। उस दिन बोलेंगे कि हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, कंप्यूटर तो कंप्यूटर, कहां से आएगा, नंबर कैसे आएगा, वो टॉपिक आते या नहीं आते वो बाद में बात करेंगे। तो इसमें भी आप ऑन एन एवरेज 10 नंबर मानो, अभी ज्यादा मत मानो। पर मैं बताऊं, इसमें आप 13 तक पहुंच सकते हो, नहीं तो 12 तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है? ये सारे नंबर हमने आउट ऑफ 14 रखे हैं। किसमें रखा है? आउट ऑफ 14। और 14 साते अगर आप करोगे तो आपको मिलेंगे 98। कितने मिलेंगे? तो 100 में से 80 की बात नहीं की है हमने, बात की है यहां पर किसमें, किसकी? 98 में से किसी की। किसकी? 98 में से किसी। क्या ये ठीक है? बोलो हाँ या ना। अब इसको काउंट करो जरा।
आप ऐसा देखो, देखो काउंटिंग में सिखाता हूं, सिखाऊं क्या? कितने सब्जेक्ट है? 7 है। 70 नंबर तो खत्म हो गए, आप उसको काउंट क्यों कर रहे हो? पीछे देखो, 3 2 6 2 तो है ना, कितना? 8 और 2, अरे बोलो 3 2 6 और 2 8 और 2, मैंने इसको 13 और इसको 11 तो माना ही नहीं अभी फिलहाल, इसको भी 11 नहीं माना। ऐसे करके भी हम कहां पहुंच गए? 80 मार्क्स पे पहुंच गए। और मैं गारंटी ले लेता हूं, अगर आपने नॉन टेक्निकल में 80 किए और टेक्निकल ठीक ठाक करके आ गए, आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है सर, हवा में बातें तो हो जाती है, करे कैसे? हवा में तो बातें हो गई, ये तो हवा बाजी है ना, कितने लेंगे उतने लेंगे उतने लेंगे, इसको करें कैसे? करने का तरीका है, देखो सबसे पहले नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट था? रीजनिंग। रीजनिंग की करेंगे केवल प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग की बहुत सारी फाइल बनाई थी बाइलिंगुअल में, बहुत सारी फाइल, सारी ले लो मेरे से, उनको सॉल्व करो, उसमें आंसर भी है, सॉल्यूशन भी है बहुत सारी चीजों के। रीजनिंग खत्म, प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए रीजनिंग में, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मैथ्स आती है तो मैथ्स में हमें दो चीजें चाहिए, कंटेंट प्लस प्रैक्टिस। कंटेंट हम कैसे करेंगे? तो कंटेंट हम जो आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आपके पास ऑफलाइन में क्लासेस चल रही है, दोनों को बैठो मिलाओ मर्ज करो और खत्म कर दो। बोलो हाँ है ना? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पर कि सर अगला सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश, जो आपका फेवरेट है। उसके लिए आप लोगों के पास हमारे नोट्स हैं, बोलो हाँ है ना? जो नोट्स है ना उनको पढ़ो। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ग्रामर डिसाइडेड है यहां से आती है, तो आप उसको पूरा पढ़ो और उसको पूरा अच्छे से याद कर लो, पूरा अच्छे से याद कर लो। जैसे याद कर लोगे काम खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है? तो यहां पर ये काम कंप्लीट। प्लस प्रैक्टिस के लिए जैसे आप अभी हिंदी पढ़ रहे हो, सर ने एक एप्लीकेशन बता दिया आपको, उसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? फिर आती है हमारे पास कौन? कंप्यूटर। फिर हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए आप केवल और केवल अभी तो फिलहाल में जो आपको मैंने जितने नोट्स दिए वो प्लस अपडेटेड नोट्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे अब आप? आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि कहां से पढ़ना है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैं 1000 क्वेश्चन बना रहा हूं। कितने? 1000 क्वेश्चन रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको एमएस ऑफिस, वर्ड, यूनिक्स, इनके सबके क्वेश्चन मिलेंगे, लिनक्स वगैरह, उबंटू, इनके क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो आपको वहां पे प्रैक्टिस करवाएंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मॉनिटर को इनपुट बोलते हैं कि आउटपुट बोलते हैं, टच स्क्रीन इनपुट होता है कि आउटपुट होता है, ये सब बच्चों वाली बातें होती है। ये थोड़ी बताना होता है कि स्पीकर लगा दिया, बोले स्पीकर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, बोलो हाँ, हम उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास कौन है? उसके बाद आपके पास है साइंस। साइंस जो है वो आप पूरा पूरा कंटेंट पर भरोसा करिए। किस पर? और अगर इसके अलावा भी आपको लगता है तो मैं आपको कहूंगा आप लूसेंट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? साइंस की लूसेंट आती है, थ्योरी वाली भी, मतलब आपके पास यहां पर थ्योरी बुक भी मिल जाएगी और इसकी प्रैक्टिस बुक यानी कि क्वेश्चन एमसीक्यू भी आते हैं। पर मेरा मानना है कि जब उसने पैटर्न अगर बदल दिया है तो इस एमसीक्यू का कोई काम नहीं है। जब उसने पैटर्न अगर बदल ही दिया ईएसबी ने, तो इस एमसीक्यू का कोई अब काम नहीं बचा, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल पुराने क्वेश्चन थे। वो ये बोलता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, वो ये बोलता है कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर किसको कहते हैं, वो ये बोलता है कि शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कौन सी सबसे लंबी होती है, कौन सी मजबूत। पर अब क्वेश्चन क्या आता है कि शरीर में जो हड्डियां होती है उसमें कौन कौन सी लेयर मिलती है। समझ में आई बात? तो अब मामला थोड़ा सा अलग है ना? अब थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है, तो आप अभी फिलहाल में कंटेंट और लूसेंट की थ्योरी बुक पे जा सकते हो। फिर हमारे पास मॉडरेट क्वेश्चन टाइप क्या, हाँ, जो जहां पर आपको 6-7-8 क्वेश्चन मिलेंगे वो यहां मिल जाएंगे, चलेगा ना? उससे मिल जाएंगे, लूसेंट से आराम से मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई दुनिया से परे दूसरे यूनिवर्स के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा वो आपसे। फिर आता है हमारे पास जीके। क्या आता है? जीके में मैंने आपको दो बातें बताई है। पहली बात, मैंने आपको एक अरिहंत की बुक बताई थी जिससे आप पूरा जीके कवर कर सकते हो। एमपी जीके आप क्लास का पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स उठा लो, पढ़ लीजिए। एक इंस्टीट्यूट की अलग कॉपी है वो देख लीजिए, उससे भी काम बन जाएगा। उसमें मेल है, उसमें जो आयोजन होते हैं, उसमें सम्मान, उसमें पुरस्कार, ये वो सब मिला के दिया मिस्टेरियस, उससे भी एमपी जीके का काम होगा। और साथ में इसमें थोड़ी बहुत ट्राइब भी है, ट्राइब के क्वेश्चन भी एक आते हैं, इधर उधर छोटे मोटे आ जाते हैं। और साथ में करंट अफेयर जो आपकी क्लास में पढ़े चलाएगा वो पढ़ाना, मैम पढ़ाएंगी करंट अफेयर आपको, तो वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और जीके में आप एक काम और कर सकते हो, इन सब के अलावा वो आप ले सकते हो लूसेंट का मिसलेनियस। क्या ले सकते हो? उससे क्वेश्चन आता है कि भारत की तरफ से पहला व्यक्ति जिसने एवरेस्ट फतह किया है, या भारतीय कौन है जिसने इंग्लिश चैनल पार की है, या भारत की लोकसभा का पहला स्पीकर कौन बना, या विधानसभा का विपक्ष का नेता कौन बना, या ऐसे मतलब बहुत बहुत सारे क्वेश्चन
है ना, स्वर कोकिला किसको बोलते हैं, तो हमारी नाइट एंगल किसको बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको यहां मिल जाएंगे, क्लियर है ना, वो मिसलिनियस में मिलेंगे। और उसके बाद हमारा ये वाला सब्जेक्ट का हिंदी या इंग्लिश बचा, तो ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि ये किस पर डिपेंड करोगे आप, ये आपकी टीचर जो भी होंगे क्लास में उन पर डिपेंड करेगा, और लिटरली बता रहा हूं आपको वो पढ़ा देंगे। क्या ये बात ठीक है? समझ में आया? तो ऐसे करना है, हवा में बातें नहीं करना है, करना पड़ेगा। अब बात आती है लास्ट, और वो लास्ट बात है टाइम की। किस बात का टाइम? कौन सा सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ें और क्या करें? रीजनिंग। कौन सा सब्जेक्ट? रीजनिंग। मात्र 15 मिनट डेली। कितनी देर? अब आप बोलोगे सर 15 मिनट डेली में तो कुछ नहीं होना जाना, 15 मिनट में तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं ना, गलती कर रहे हो भाई। जब आपकी पढ़ाई की तैयारी होती है ना शुरू, बोलो, तभी आपको डिसाइड कर लेना कि मैं टॉपिक कौन सा करने जा रहा हूं, उसको 15 मिनट में इंक्लूड नहीं करना है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना? प्रैक्टिस करना ना रीजनिंग का, ये मैच कराना, ये मत भूल जाना। यहां पर मैंने दूसरा शब्द लिखा ही नहीं है, आप इसको मत भूलना, ये प्रैक्टिस का था तो 15 मिनट है ये बात, और डेली पढ़ना है। ये ऐसा मत सोचना वंस इन अ लाइफ टाइम, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये डेली वर्ड याद रखना, ठीक है क्या? हाँ, किसी दिन मन नहीं करे तो रीजनिंग और खींच देना, पर ज्यादा नहीं करना इसके पीछे काम, ठीक है ना। जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जो मेरे को नहीं आता तो मैं उसको खींचूंगा, मैं उसको 30 मिनट कर दूंगा, 30 मिनट पढ़ूंगा, आधा आज पढ़ा, कल पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, पर इन जनरल टॉपिक के लिए इतनी देर। मैथ्स को कितनी देर देना है सर? 45 मिनट्स। कितने? उसमें से 45 मिनट में स्टार्टिंग के 30 मिनट जो है वो आप थ्योरी पढ़ोगे अगर आपको नहीं आती, और फिर उसी के आपको क्या करना पड़ेंगे, एमसीक्यू करना पड़ेंगे। वो करेंगे केवल आप 15 मिनट, और 15 मिनट में मैथ्स के 15 या 10 ही एमसीक्यू हो पाएंगे। पर मेरा ये मानना है कि अगर कोई बोल दे कि परसेंटेज पढ़ा है, कोई बोल दे कि SICI पढ़ा है, और अगर आपके पास फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा हो, तो गारंटी है कि वो आप उस समय तो आराम से फॉर्मूला निकाल ले जाओगे और आप 15 मिनट में 15 क्वेश्चन भी उड़ा दोगे। एटलीस्ट इतना ही करना है, उस टॉपिक से ही करना। आप आधे घंटे में क्या ही टॉपिक पढ़ लोगे बताना जरा? SI के 5 पैटर्न पढ़ पाओगे मुश्किल से। SI के 5 टॉपिक पढ़ोगे, 5 पैटर्न अलग अलग के और एक फॉर्मूला है, तो वही 5 पैटर्न पे 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो हो गया ना मामला खत्म। मेरे पास अभी भी टाइम है, पेपर को कम से कम यहां से भी कितने दिन बाकी है? 2 से 2.5 महीने। और अगर 2 से 2.5 महीने बाकी है तो 2.5 महीने में दिन होते हैं 75, ठीक? 30 इंटू 75 225 बनता है। कितना बनता है? अरे हाँ ना, मतलब जीरो में लगाऊंगा, ये बना मिनट्स में। किस में बना? इसको डिवाइड करिए 60 से। ये क्यों काट रहे हो? गलती कर रहे हो। ये देखो ना, आधा घंटा था 50 दिन, 37.5 घंटे। अरे मैं तो जानबूझ के परेशान कर रहा था तुमको। 37.5 घंटे केवल कंटेंट पढ़ना है, ठीक है ना? 15 तो टॉपिक नहीं है मैथ्स के, तो जब 37 घंटे बोल दिया मतलब 2.5 घंटे एक टॉपिक को मिले। जब 15 टॉपिक नहीं है, 15 दूना 30 और 7.5 घंटे और 37.5 घंटे, 2.5 घंटे में टॉपिक तैयार नहीं होता क्या हमसे? हो जाता, आराम से हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए ना? जो नहीं आता उसको टाइम दो। अरे अरे मेरी तरफ देख लो, तुम्हारे लिए ही तो हूं इधर, नहीं तो बढ़िया घर पे जाता, खाना खा रहा होता, गुड़िया के साथ खेलता, और फिर सोचता कि क्या करना है, काम करेगी, सुबह उठेंगे और फिर। पर ये आधी रात को, रात की 10:30 बजे अगर ये डिस्कशन चल रहा है, समझ गए ना, तो उसके पीछे कुछ तो तर्क बनेगा। इतना अभी क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल का दिन भी ना बिगड़े। समझ गए ना बात? चलो अगली बात करें थोड़ी सी और। नेक्स्ट बात यहां से, नेक्स्ट ये है हमारी बात, इसको तो हटाइए यहां से। अब हमारा अगले सब्जेक्ट क्या था? हिंदी या इंग्लिश। अब ये में ना पेन नहीं उठाना पड़ता है, इस सब्जेक्ट में पेन नहीं उठाना पड़ता है। बोलो हाँ है ना? सर कंटेंट याद नहीं सर, या नहीं याद की ग्रामर में क्या होता, नहीं याद की व्याकरण में क्या होता, तो 30 मिनट्स डेली। क्लियर है क्या? 30 मिनट डेली इसको दिए। फोर्थ सब्जेक्ट बताओ फटाक से, तो साइंस था। साइंस ले लो, प्लस एक और कौन सा? जीके। और कौन सा? तो हिंदी या इंग्लिश। नहीं, कंप्यूटर आप भूल गए यार, पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटर लिखना था। और कंप्यूटर को आपको जिस दिन मन करे उस दिन आप 30 मिनट्स कब करोगे? वीक में 2 डेज इन वीक, बस। ठीक है क्या? ज्यादा नहीं पढ़ने का अभी कंप्यूटर को। कौन सा पढ़ के रखो? बेसिक। अब जो नहीं आता तो आप रिसर्च मत करने बैठ जाना कि मैं ही निकाल लूं। सर आप पहले पढ़ाओगे, उसके पहले मैं ही ढूंढ लेता हूं कि MS ऑफिस कैसे होता है ना।
आप मत करो। जब मैं मेहनत कर रहा हूं अगर, तो आपको क्यों टाइम वेस्ट करना है वहां पर? तो कंप्यूटर का बेसिक अगर देखा जाए तो वो 30 मिनट एक सप्ताह में 2 दिन करते हुए, अगर मैं 6 सप्ताह 10 सप्ताह मानता हूं, तो 10 सप्ताह में 2 दिन, 1 घंटा डेली का बोल रहा हूं, मतलब 10 घंटे तो आपने पढ़ा, 10 घंटे में आराम से रिवीजन होता है उसका। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो इसको छोड़ो, ऐसे ही पढ़ो इसको क्या। फिर आपके पास आता है यहाँ पर साइंस, जो आपने पूरा पूरा मेरे भरोसे छोड़ा हुआ है लगभग लगभग। क्योंकि जब मैं आपकी क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ लेना था, मैं तो पूरा ही पढ़ाने वाला हूं। तो आप साइंस पूरा भी छोड़ दो, इसको आप रखोगे होल्ड पर। किस पर? जीके की बात क्या करें सर? तो इसमें केवल आप मिसलेनियस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? और मिसलेनियस टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ोगे। मुझे आज 25 फैक्ट याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अब वो आप लोग आधे घंटे में याद करो, या फिर आप उसको 45 मिनट में याद करो। फिर उसके बाद मेरे पास आता है हिंदी या इंग्लिश में से, जो कि आप क्लास ऑलरेडी अटेंड कर रहे हो, इसलिए इसका नाम भी हम टीचर के भरोसे छोड़ते हैं। ठीक है ना? अरे बोलिए। अब इसको काउंट करो, ये टाइम कितना हुआ। यहां पर हुआ 1 घंटे, यहां पर हुआ 1 घंटे, 2 घंटे और आधा घंटा यहां मान लो। और ये वीक वाला छोड़ दो, ये संडे भी निपटा सकते हो, इसको आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। और संडे टू संडे, संडे टू संडे कुछ नहीं किया, रिवीजन किया और बैठ गए किसको लेकर? कंप्यूटर को लेकर। तो संडे टू संडे 1-1 घंटे पढ़ा, संडे संडे पढ़ते गए, छुट्टी मार दी। बोलो हाँ ना? क्या यार, आप नॉन टेक्निकल दिन भर में 3 घंटे पढ़ने की भी हिम्मत नहीं कर सकते? करना ही पड़ेगी, कोई एक्सक्यूज नहीं। और ये चाहिए मुझे कंसिस्टेंसी के साथ। जैसे ही कंसिस्टेंसी टूटी, कोई मेरे से आगे निकल गया। समझ गए? किसी एक बच्चे ने आपकी बजाय पढ़ाई कर ली, आप नहीं पढ़ रहे और उसने पढ़ लिया, मतलब वो आपसे आगे निकल गया है। और आपको किसी को ये नहीं बताना है कि मैं 200 में से 199 नंबर लेकर आई हुई या 198 नंबर मेरे भी हैं। आपको ये बताना है कि जो मेरिट बनी थी उससे ऊपर में हूं। तो आपको यहां पर ये देखना ही नहीं कि मेरे नंबर कितने। 80 नंबर की बात क्यों चली? क्योंकि मैं मेरिट में पहुंचना चाहता हूं। तो मेरे पास पुराना डेटा है और वो ये बोलता है कि भाई कुछ नंबर लेकर आओ तो कट ऑफ क्लियर होगा। अब मैं इस बार ये बोलता हूं कि मेरे कट ऑफ से ऊपर नंबर आए, पर मेरे को करना अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये है कि बाकी लोगों को पीछे छोड़ना और मुझे आगे निकलना, बस। बोलो हाँ है ना? सही बोल रहा हूं? तो आपको पढ़ाई करते समय इनका तो ध्यान रखना ही रखना है। दूसरा एक ध्यान क्या रखना है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अगर टाइम वेस्ट हुआ तो कोई और व्यक्ति पढ़ रहा होगा, कोई और व्यक्ति पढ़ रहा होगा, तो उसके नंबर आएंगे, उसके नंबर आएंगे तो आगे निकल जाए। आज जो भी डेट है, आज से 75 दिन का काउंटडाउन शुरू करो। सभी स्टूडेंट अपने मोबाइल में स्टेटस में लगा के रखेंगे 75 डेज लेफ्ट। तो जब आप स्टेटस लगाओगे तो आपके पड़ोसी को पता चलेगा कि यार 75 दिन बचे हैं, तो उसके दिमाग में क्लिक करेगा। और आप दूसरे वाले का स्टेटस, क्योंकि आपने स्वयं स्टेटस तो देखते नहीं ना अपन। मैंने एक स्टेटस लगाया, जय हो हनुमान भगवान की, लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं दिन भर से। तो फिर मेरे स्टेटस लगाने का मतलब क्या? पर मैं लगाऊंगा तो सामने वाला तो देखेगा, तीसरा तो देखेगा, मतलब मेरा ही दोस्त, मेरा ही फ्रेंड जो मेरे साथ में पढ़ रहा है, तो कोई और लगाएगा तो मैं देखूंगा। तो हम ऐसे करेंगे 75 डेज, 74 डेज लेफ्ट, 73 डेज लेफ्ट, और एक 100 पेज की कॉपी बनाओ जिसमें आज की डेट और आज के टास्क, या 50 पेज की बना लो जिसमें 1 दिन 2 दिन का 1 पेज में लिखो, और लिख कर काम करो कि क्या ये मैं काम कर पा रहा हूं। इसके पहले अगर कल पढ़ाई नहीं होती तो कोई बात नहीं, पर जो यहां बोर्ड पे लिखा है ये रिसोर्सेस मेरे पास चाहिए। ये मैं हर बार बोलता हूं कि आखिरी में जब एग्जाम आने को होती है तो बोले सर वो हिंदी के आपके जो नोट्स थे ना वो एक बार दे देना। अरे एक बार दे देना तो अब हिंदी के नोट्स तो होगा क्या उस दिन देकर? आपको नोट्स आज चाहिए, समझे आप? आपको कंटेंट कब चाहिए? पढ़ाई करने के पहले। हाँ या ना? कि खाना खाने बैठ गए और आटा तो सूखा रखा है, लो गूंदो आटे को और फिर रोटी बनाओ, और फिर का ये पॉसिबल होता है क्या? रोटी तैयार होना चाहिए तो ही खाना खाने बैठोगे ना। तो जब कंटेंट पका पकाया रेडी नहीं होगा तो पढ़ाई किस बात की करोगे आप? पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना। पीवाईक्यू की सीरीज लगातार चले जा रही है, 25 पीवाईक्यू हो चुके हैं। कितने हैं? 25। तो पीवाईक्यू के पीछे पड़े नहीं रहना। पीवाईक्यू तो रेडीमेड पकाए गए ना अपने साथ। मन नहीं लगा सर, संडे को सुबह से बैठे थे 10 पीवाईक्यू निपटा दिए। आपने 1 घंटे का पीवाईक्यू लिया सर, मैंने डबल स्पीड में देखा, 5 घंटे में 10 खत्म हो गए। लो आपने 25 करवाया, 5 संडे में साफ हो गया वो तो। हाँ या ना? थोड़ा दिमाग लगाओ। पीवाईक्यू पे अगर जाना है तो पीवाईक्यू के लिए टाइम नहीं बिगाड़ना। और ये सारा काम मुझे चाहिए एग्जाम के 15 दिन पहले। अगर मेरी एग्जाम के 15 दिन पहले ये प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी काम करती है तो मैं 100% मानता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और इस बात को बात तक नहीं रखना है, इस बात को खत्म करके मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं थैंक यू। आप मुझे बोलना सिलेक्शन के बाद थैंक यू। मेरे को आपका आज का थैंक यू नहीं चाहिए बिल्कुल भी, समझ गए ना?
बस सीधा सीधा आके बोल देना थैंक यू सर, मिठाई का 1 किलो का डिब्बा चाहिए सीधा, चाहे मैं घर में फ्रिज में रखूं, चाहे मैं किसी में बांट दूं, तुमको खिलाऊं नहीं खिलाऊं, मुझे चाहिए क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मुझे इन सब के बदले सबसे अच्छी वाली मिठाई, मतलब ऐसा नहीं कि सब काजू कतली उठा लाए, नहीं तो काजू कतली तो तुम्हारे क्लास में भी मिलती, तो काजू कतली ही नहीं, काजू कतली ही नहीं, समझ गए ना आप? मेरे को वैरायटी वाली मिठाई चाहिए। तो जब आप ग्रुप में आए बल्क में, तो आप आपस में डिस्कस करें कि भव्यदीप सर को कौन सी मिठाई चाहिए, मैंने ये वाली ले ली है, अब कोई दूसरा वाला बोलेगा कि मैं ये वाली लूंगा, तो वैसे आइए तो मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है? चलो अब अगले लेक्चर में ना हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिटेल बात करेंगे, उसमें भी बैठेंगे, उसमें भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो, हाँ उसमें टॉपिक पता चल जाएंगे आपको, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ मार्क्स लिखे हुए हैं, ये जो मार्क्स लिखे हैं ये आएंगे कहां से, हर बार 13 क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक? चलो बाय बाय, थैंक यू सर।